जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही वैसे हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारी तैयारी में अभी भी कुछ कमी रह गई है, वो तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए अभी 4 महीने है, पर्याप्त समय है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हमारे पास अभी भी 50 से 55 दिन तो नहीं कह सकते, मगर हाँ 30 से 40 दिन तो हमारे पास ज़रूर हैं। लेकिन अगर हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत काम करें तो हम सभी इस एग्ज़ाम में, जो भी यूपी में आने वाली भर्ती हैं, जो भी परीक्षा हैं, उनमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मेडुअल हिस्ट्री की, जो कि कंप्लीट ल्यूसेंट मेडुअल हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है। और मैं आप सभी को इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सभी उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इस वीडियो को देखें, ताकि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप सभी जो है बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। अगर हम पेट की बात करें तो हिस्ट्री 5 नंबर की आएगी, जिसमें से एंशेंट प्लस मेडुअल होगी और मॉडर्न अलग से होगी 5 नंबर की। तो टोटल हमारे पास 10 मार्क्स हैं जिनको टारगेट करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की बात करें तो हिस्ट्री से हमें 30 से लगभग 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस सेशन में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और एंशेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो उसका आप वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जो कि आप सर्च करेंगे कंप्लीट ल्यूसेंट एंशेंट हिस्ट्री बाय स्टडी विद फिलोसोफर बाबा, आपको वो मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2nd नंबर की प्लेलिस्ट एंशेंट हिस्ट्री की ही है। तो हम मेडुअल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अगर बात किया जाए तो उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्यों का युग, यानी 8वीं से 10वीं सदी की हम बात करेंगे। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए, जिनमें से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख थे। अगर हम पाल साम्राज्य की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे गोपाल थे। इन्होंने 750 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना की थी। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक को अपने अधीन किया। और गोपाल ने ओदंतपुर विश्वविद्यालय यानी बिहार शरीफ की स्थापना भी की थी। अब हम बात करते हैं दूसरे शासक धर्मपाल की। तो धर्मपाल जो थे, इनके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है। इस संघर्ष में कौन विजयी हुआ था? धर्मपाल विजयी हुआ था इस त्रिपक्षीय संघर्ष में। अगले शासक थे देवपाल। इन्होंने अपना नियंत्रण प्राग ज्योतिषपुर यानी असम में कर लिया था। उड़ीसा के कुछ भागों पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। पाल शासक जो थे बौद्ध ज्ञान विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी। बौद्ध विद्वान शांत रक्षित और दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का क्या किया था? प्रचार किया था। और गुजराती कवि शोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि दी थी। तो दोस्तों, आप उपाधि को बहुत याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है, उपाधि भी पूछ ली जाती है। इसके बाद जो है अगले वंश की बात करें तो अगला जो वंश आएगा वो आएगा प्रतिहार डायनेस्टी आएगी। तो प्रतिहार कौन थे? विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जरों के वंशज थे, और इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था, क्योंकि इन्हें गुर्जरों का वंशज माना जाता था। इसके जो पहले शासक थे वो थे नागभट्ट प्रथम। 730 से 756 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसकी आरंभिक राजधानी भनिमाल थी। फिर अगले शासक आए नागभट्ट द्वितीय। इन्होंने शासन किया 800 से 833 तक। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को क्या किया था? मुंगेर के पास पराजित कर दिया था, लेकिन वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हो गए और इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को। महिरभोज प्रथम आए। ये 836 से 885 तक इन्होंने शासन किया। ये इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। वह अपने समकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल प्लस राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। महिरभोज वैष्णवी मतावलंबी था और उसने आदि वराह की उपाधि और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इसका महत्वपूर्ण अभिलेख जो है ग्वालियर से प्राप्त होता है। महेंद्र पाल प्रथम अगले शासक थे, जिन्होंने शासन किया था 885 से 909 ईस्वी तक। इसने क्या किया था? प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, और उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जिन्होंने कुछ रचनाएं की थी और इसके राजगुरु भी थे। इन्होंने रचना कौन कौन सी की थी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण। ये रचना इन्होंने की थी। किसने?
इनके दरबार में राजशेखर जो इनके राजगुरु निवास करते थे उन्होंने। फिर अगले आए शासक राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे, अगर हम बात करें तो अल मसूदी जो 915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया, उसने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया और वह प्रतिहार राज्य को अल जुज्र के नाम से पुकारता था। फिर आए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतेदुर्ग। इन्होंने राजधानी सोलापुर के पास मान्य खेत या मालखेड़ को बनाया। महान शासक ध्रुव हुए इस वंश में, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। फिर अमोघ वर्ष आए। ये एक अन्य प्रसिद्ध शासक थे जिसने 64 वर्ष तक राज किया तथा और वो एक जैन मतावलंबी था जिसने कविराज मार्ग की रचना की थी, जो कि एक कन्नड़ ग्रंथ था। फिर इंद्र तृतीय अगले शासक थे। ये इंद्र तृतीय एवं वल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम शासक एवं प्रतिभाशाली शासक थे जो मालवा के परमारों और वेंगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। उसने चोल राजा परंटक प्रथम को 949 ईस्वी में क्या किया था, पराजित किया था। और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम बात करते हैं राजपूत काल की। 800 से 1200 ईस्वी। हर्ष की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद किसका उदय हुआ, राजपूतों का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहले वंश की बात करें तो पहला वंश है गढ़वाल वंश, जिसे हम राठौड़ वंश के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना यशो विग्रह ने की थी, जिनका पुत्र था महिचंद्र जो कि महत्वपूर्ण शासक था, और महिचंद्र का पुत्र था चंद्रदेव। उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया था और इसने राजधानी बनारस को बनाई थी। किसने, चंद्रदेव ने। मुस्लिमों पर इसने कर लगाया था जिसको नाम दिया जाता था तरुच दंड, क्योंकि मुस्लिमों से युद्ध रहते थे ये लोग, और मुस्लिमों से युद्ध होने पर जो आने वाला खर्चा होता था उस खर्चे को फिर से इनकैश करने के लिए मुस्लिमों पर ही कर लगा दिया जाता था। फिर अगले शासक हुए गोविंद चंद्र। इसके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति फिर से प्राप्त की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कृत्र कल्पतरु यानी कल्पद्रुम की रचना की। फिर अगले आए जयचंद। ये अंतिम शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे। चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासों में ये देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया था और मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को मार दिया था। फिर अगला वंश आया चाहमान वंश, जिसको हम चौहान वंश के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक थे वासुदेव। इनकी राजधानी थी अहिच्छत्र। अजय राज, इन्होंने अजमेर की स्थापना की और राजधानी अजमेर को ही बनाया। फिर अर्णुराज एक शासक हुए जिन्होंने क्या किया था, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और ये विग्रहराज द्वितीय के क्या थे, अर्णोराज के पुत्र कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ अर्णोराज के पुत्र थे, जिसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। इसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसकी दीवारों पर ललित विग्रहराज की पंक्तियां जो हैं आज भी हमें उत्कीर्ण देखने को मिलती हैं। ललित विग्रहराज की जो पंक्तियां हैं हमें आज भी इसकी दीवारों पर देखने को मिलती है। फिर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्होंने पराजित किया चंदेल राजा परमार्दी देव को। इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और उसे मार डाला। इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज्य की स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं भारत में मुगल अरबों का आक्रमण। तो अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते क्या किया था, स्थल मार्ग से सिंध पर हमला कर दिया। और यह हमला देवल यानी कराची पर हुआ, जिसमें देवल क्या हुआ, पतित हो गया, यानी देवल का पतन हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बेटे कासिम ने, यानी इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ क्या था कि कासिम ने चाच के बेटे दाहिर पर हमला कर मुल्तान तक के इलाके पर विजय प्राप्त की। दाहिर राबौर के युद्ध में मारा गया। सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इस्लाम का प्रचार प्लस भारत की आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। भारत पर तुर्की आक्रमण अब हुआ। भारत पर जब तुर्की आक्रमण हुआ तो क्या हुआ था, भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को हो जाता है, लेकिन भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय शंसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को है। महमूद गजनवी जो थे
998 ईस्वी में क्या है, 998 से 1030 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये यमीनी वंश से संबंधित है ना। इन्हें यमीनी वंश, जिसे गजनवी वंश के नाम से पुकारा जाता था, ईरान के शासकों की एक शाखा थी। अल्पतगीन ने इस वंश का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। बाद में इसके दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी संभाली। सुबुक्तगीन के समय से गजनी और हिंदू शाही राज्य का लंबा संघर्ष चला और सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा, और जिसका अंतिम परिणाम हिंदू शाही राज्य का नष्ट हो जाना था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में महमूद 27 वर्ष की अवस्था में गजनी के तख्त पर बैठा और उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। ये देखिए, भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। महमूद के आक्रमण के कारण क्या थे? तो वह भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था। दूसरा ये था कि उसका प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना, साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य से पड़ोस के हिंदू राज्य को नष्ट करना, और यश की लालसा भी महमूद के आक्रमणों का कारण थी। महमूद का प्रथम आक्रमण जो था 1000 ईस्वी में था। उसका दूसरा आक्रमण 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। पेशावर के युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और उसने आत्मदाह कर लिया। 1009 में महमूद ने जयपाल के पुत्र आनंद पाल को पराजित किया। 1014 में उसने थानेश्वर को लूटा। महमूद 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण के लिए आया। आगे चलकर उसने मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण किया और अपार धन संपत्ति भी लूटा। 1025 में महमूद ने सोमनाथ यानी गुजरात पर आक्रमण कर भव्य शिव मंदिर को लूटा और मंदिर को पूर्णतया नष्ट कर दिया। इस समय यहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। महमूद के संरक्षण और महमूद का जो अंतिम अभियान था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसकी मृत्यु 1030 में हुई। महमूद के संरक्षण में अल-बरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फर्रुखी आदि विद्वान थे। ठीक है। अल-बरूनी की रचना कौन सी थी? किताबुल हिंद थी, तारीख़े हिंद है, या अरबी भाषा में है। अल-बरूनी ने 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया, सांख्य कपिल मुनि और महाभाष्य पतंजलि। अब हम बात करते हैं शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की। तो प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। यह आक्रमण गोमल दर्रे से होकर था। इसके बाद उसने उच्च को भी जीत लिया। 1178 में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के पास गोरी को हरा दिया। यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी। 1179 में गोरी ने पेशावर को जीता और 1185 में सियालकोट को जीता और 1186 लगातार संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनवी का राजवंश क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यहाँ पर आप 1179 कर लीजिएगा। फिर तराइन के 3 युद्ध हुए। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, यह युद्ध 1191 में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। चंदावर का युद्ध, यह युद्ध 1194 में कन्नौज शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। फिर 1193 में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता। 1193 से दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। ऐबक ने 1194 में अजमेर को जीता और वहां पर हिंदू एवं जैन मंदिरों को नष्ट करके उनके अवशेषों से दिल्ली में कुवात उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। बाद में 1196 में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। 1205 में गोरी का अंतिम मुकाबला खोखरों से हुआ। ठीक है। और मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी जा रहा था तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की क्या रखी? नींव रखी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ से सल्तनत कौन से शुरू होगी? यहाँ से सल्तनत शुरू होगी दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चलेगी। मामलुक सुल्तान 1206 से 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक इसे ही माना जाता है। राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। 1208 में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा जारी पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ऐबक के दरबार में हसन निज़ामी एवं फ़क्र ए मुदब्बिर रहते थे। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया।
उसने दिल्ली में कुवात उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो अगला शासक कौन आएगा? अगला शासक आएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन करेंगे। ऐबक ने इल्तुतमिश को अनिलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था और वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश कौन था? शमशी वंश का था और इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से ली। उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन को बादशाह को समाप्त किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने 40 गुलाम सरदारों की गुट अर्थात तुर्कान चहलगानी के संगठन की स्थापना भी की थी। ठीक है। इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण तुर्क राज्य मंगोल आक्रमणों से बचा रहा। उसने इक्ता व्यवस्था लागू की और 1226 में बंगाल को जीतकर दिल्ली का सल्तनत यानी इक्ता बनाया। इल्तुतमिश ने 1226 में ही रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और परमाणु की राजधानी मंदौर यानी मंदसौर पर अधिकार किया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया। इल्तुतमिश की सेना हश में कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। उसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया। उसने बदायूं में हौजे खास का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये सारी डिटेल दिए हुए हैं। फिर क्या हुआ? 1236 में बामियान के विरुद्ध अभियान पर इल्तुतमिश बीमार हो गया, जिसके कारण उसे दिल्ली वापस आना पड़ा, जहां अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई और दिल्ली में उसी के द्वारा निर्मित मकबरे में उसे दफनाया गया। तुर्क सरदारों ने सुल्तान से शासन के अधिकार छीनकर नायब या नायबे मामलिकात को सौंप दिए। यह पद ऐतगीन को दिया गया। 1241 में जब मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया तब तुर्की सरदारों ने बगावत कर बहराम शाह को बंदी बना लिया और 1242 में उसकी क्या की? हत्या कर दी। अब अगली शासिका आएंगी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 साल 4 सालों के लिए। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जनसमूह द्वारा उसे अपदस्थ कर दिया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी और वह प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की भांति कोट और कुलाह यानी टोपी पहनना शुरू किया। रजिया ने ऐतगीन को बदायूं का इक्तादार एवं अल्तुनिया को तबरहिंद यानी भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया। अल्तुनिया ने 1240 में सरहिंद में विद्रोह कर दिया। अंततः रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली और 13 अक्टूबर 1240 को मार्ग में कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया की क्या कर दी? हत्या कर दी। और रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षाएं थी। फिर अगले शासक है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तबर हिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। फिर आए अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इसके शासन में समस्त शक्तियां नायब के पास थी। बलबन ने अमीर हाजिब का पद प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। जून 1246 में बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया और मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हुई। फिर अगले शासक है नासिरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 को 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा और बलबन ने उलूग खां की उपाधि इसे दी थी। ठीक है। फिर अगले शासक आए गियासुद्दीन बलबन। ये इल्तुतमिश की ही तरह इलबरी तुर्क था। इसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। रजिया के समय बलबन अमीर शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय वो अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान बना। बलबन ने राजत्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। पहली विशेषता ये थी कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा दिया गया है और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। और इसने क्या किया था? 40 तुर्क सरदारों के गुट की समाप्ति की। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा यानी भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना और इसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। ईरानी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ किया। फिरदौस के शाहनामा में वर्णित आफसियाब वंश का बताता था खुद को और पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाने लगा और उपाधि इसने धारण की जिल्ले इलाही की जिसे ईश्वर का प्रतिबिंब कहा जाता है। फिर अगले शासक आए कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र मुहम्मद के पुत्र कैखु सरव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्क सरदारों ने उसे क्या किया था?
मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र के तहत बलबन के दूसरे पुत्र बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बनाया। कुछ समय बाद कैकूबाद लकवाग्रस्त हो गया और उस तुर्क सरदारों ने उसके अबोध पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? खिलजी वंश। तो अब हम बात करेंगे खिलजी वंश। तो भारत आने से पहले खिलजी जाति जो थी अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता क्या हुई? समाप्त। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाई, यानी कोलागढ़ी को। सुल्तान बनने के समय वह 70 साल का था। यही कारण था कि उसने उदार और सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसके शासनकाल में 3 विद्रोह हुए। पहले हुआ मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कोची का विद्रोह षड्यंत्र, और फिर हुआ सीदी मौला का षड्यंत्र, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। तो ये 3 षड्यंत्र इसके शासनकाल में हुए। जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन का क्या था? देवगिरी पर आक्रमण था और रामचंद्र देवगिरी का शासक था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे और 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हूद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की क्या हो गई? हत्या। गद्दी पर अब कौन बैठेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बचपन का नाम अली या गुरशब था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर तुजुक के पद पर था। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में प्रवेश किया, जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली का सुल्तान बना और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। साम्राज्य का विस्तार इसकी आकांक्षाएं साम्राज्यवादी थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर और वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट रहता था। अगर हम इसके विजय अभियानों की बात करें तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जालौर, और दक्षिण भारत की बात करें तो देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अगर हम इसके मंत्री परिषद की बात करें तो दीवाने वजारत, वजीर यानी मुख्यमंत्री, दीवाने इंशा शाही आदेशों को पालन करवाना, दीवाने आरिफ सैन्य मंत्री, दीवाने रसालत विदेशी विभाग के लोग कहलाते थे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की बात करें तो इसने क्या किया था? स्वयं को खलीफा घोषित किया और ऐसा करने वाला वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। नासिरुद्दीन मुबारक शाह के बाद नासिरुद्दीन खुसरव शाह शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना था। तो हमने खिलजी वंश तक पढ़ लिया है। अब हमारे पास बचा हुआ है तुगलक वंश, लोधी वंश। इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाएगी और मुगल वंश और मराठा वंश और अंग्रेज़ों का आगमन, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिले हैं और आप इस फैक्ट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये आप PYQ से भी मैच कर सकते हैं। आपको इनमें से कहीं ना कहीं आपको सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसी तरीके से मैं शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट रिवीजन आपके सामने लेकर आऊँगा और हर एक फैक्ट, हर एक जानकारी को आपके समक्ष रखूँगा, चाहे वो पेपर से संबंधित हो चाहे वो GS से संबंधित हो। तो आप सभी इस इनिशिएटिव को सहयोग दें और आप अच्छे से रिवीजन करिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और आप इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार रिवाइज़ करते रहिए। अगर आपको कोई बात कहनी है, कोई ऐसा विषय जो आपको परेशान कर रहा है और आप उस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आप भी पढ़िए और अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम अक्टूबर तक हम इस पूरे GS के सेगमेंट को ख़त्म कर लें, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट RO जो लोग टारगेट कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO को, तो वो सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और वो सभी अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।